के हिसाब से रखिएगा। स्टॉप लॉस शरद सर की तरफ से 0 रहेगा क्योंकि आज की एक्सपायरी है तो आज ही की पोजीशन से देखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 135 में 990 से क्या करें, अभी तो फायदे में कैचअप का गेम यहाँ पे पॉसिबली हो सकता है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। FNO में क्या पोजीशन ले, होल्ड करें या बेच दें। स्ट्रक्चर पॉजिटिव, मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। स्टॉक से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्वागत है एक बार फिर से आपका मार्केट स्पेशल अड्डा में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं इकोनॉमी और मार्केट की मिक्स, क्योंकि इकोनॉमी के नंबर आए हैं ग्रोथ के, तो उसको स्टैंड करते हुए फिर मार्केट पे जा रहे हैं। सुनील सर, अभी हम लोगों ने बैंकिंग की चर्चा काफ़ी की, टक्कर सर ने समझाया, सुशांत का व्यू आया। एक ऐसी सिनेरियो बन रही है कि बैंकिंग मिरर करता है इकोनॉमी को, और बैंकिंग सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सेक्टर है मार्केट के लिए। इंडाइसेस में भी देखिए या अदरवाइज भी देखिए, आप लोगों के पोर्टफोलियो में देखिए, हर जगह वो, लेकिन वही परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और उसकी प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है। तो मार्केट फिर आगे कैसे परफॉर्म करे जब सबसे वेटेज वाला सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है? अभी तो चूंकि बहुत पैसा है तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझसे सवाल? हाँ सर, आपसे। अरे नीरज जी, मैं सुन रहा था तो कह रहे थे ना, हाँ। बात मैं सुन रहा था तो मेरा भी उस पे दो टेका मैं अपना फीडबैक देता हूँ। हाँ। आप एक बात सोचिए, राइट? आज की जो दिक्कतें हैं बैंक के सामने, वो साफ सामने है, राइट? RBI से रिटेल लेंडिंग के ऊपर वार्निंग, कैपिटल एडिक्वेसी का इंक्रीज से लेकर कोविड के बाद जो राहत दिया गया उससे एनपीएस की घटने से अभी नॉर्मलाइज एनपीएस हो रही है। तीसरी बात, लोगों का ध्यान जो बैंक डिपॉजिट और सेविंग्स में था वो अभी म्यूचुअल फंड ऐसे स्टॉक मार्केट की ओर बदल रहा है, इसलिए बैंक्स को दिक्कत हो रही है। सेकेंड, रिटेल लेंडिंग में क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बैंक्स उधर रेट इंक्रीज नहीं कर पा रही है, इसलिए उनको डिपॉजिट रेट जितना वो बढ़ा रहे हैं क्योंकि लोगों की इंटरेस्ट नॉन बैंक डिपॉजिट में चल रही है, तो निम्न श्रिंक हो रहे हैं। ये सब बातें पब्लिक डोमेन में सामने है, दाम में है। ओके, अब फ्यूचर की सोचिए कि जब इंडियन ग्रोथ स्टोरी के पीछे, राइट, सबसे बड़ा जो हाथ देने वाली एक सेक्टर है प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। किसी ना एक दिन उसको आगे बढ़ना होगा और तेजी से बढ़ना होगा। अब एक प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जब क्रिएट होता है, उसके साथ आप और एक चीज, PLI का स्कीम अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे क्षेत्रों में है जहां पे हेवी कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। जैसे PLI का सक्सेस भी आगे बढ़ता है, कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा गवर्नमेंट के अलावा। तीसरी बात है सस्टेनेबिलिटी। 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी हमें क्रिएट करना है, उसके लिए कैपेक्स, सस्टेनेबिलिटी कैपेक्स का हजारों करोड़ का निवेश होना है। ये सब बातें फ्यूचर में है। आज की कोई कहेगा ये 1 साल में होगा, कोई कहेगा 3 साल में होगा, कोई कहेगा 5 साल में, रहने दीजिए। तो एक ना एक दिन ये होना है। किसी ने इसके ऊपर डाउट नहीं डालना है कि होगा कि नहीं होगा, कब होगा उसी पे डाउट है। अगर वो बात मान लीजिए, तब आ जाइए बात, जब कैपेक्स की कार्यक्रम शुरू होती है, ब्रॉड एवरेज रूल होता है कि 70% में बैंक से लोन लूं, 30% में अपना इक्विटी डालूं। अभी अपना इक्विटी डालने के लिए सभी कॉर्पोरेट्स के पास इक्विटी शेयर प्राइस बढ़ गई है, वो आसानी से राइट्स इशू, फॉलो ऑन इशू जो भी करा के पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। ये 70% जो बैंक का फंडिंग है वो यूनिक इंडियन फिनोमिनन है। अभी किसी ने अमेरिका की बात की, मेरे को पता है क्योंकि मैं अमेरिकन बैंक में काम किया हूं। उधर क्या होता है कि एक प्राइवेट डेट, दैट इज म्यूचुअल फंड की तरह इंश्योरेंस कंपनीज, ये बैंकिंग खाली डिस्ट्रीब्यूटर होती है, उधर डेट का लेंड नहीं करती है। तो वहां पे वो वाला एक कैपिटल मार्केट का, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट सब इतना भयंकर डेवलप हुआ है, तो बैंक को प्रॉब्लम नहीं है। बैंक कस्टमर को मार्केट में जाके लिस्ट करके, डिबेंचर्स करके पैसा उठाते हैं। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अपना प्राइवेट कैपिटल मार्केट का ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो अल्टीमेटली जब प्राइवेट, ये तीनों कैपेक्स की बात जब शुरू होगी, उनको बैंक के पास आके लोन के लिए भीख मांगना होगा भैया। और जब ये होगा,
ये कॉम्पिटिटिव नहीं होगा तो उससे क्या बात होती है, क्योंकि 500 करोड़ 1000 करोड़ देने के लिए कितने बैंक तैयार होंगे एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में, उसकी क्रेडिट अप्रेजल करके इवैल्यूएट करके। सुनील सर इसमें एक क्वेश्चन, 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। हाँ, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। मैं खत्म कर लेता हूँ इसको। हाँ। जब वो होता है, बिकॉज मैं कॉर्पोरेट बैंक कर रहा हूँ 20 साल के लिए, तो जब वो लेंडिंग पे आता है ना, तो ऑटोमेटिकली रेट्स रीएडजस्ट होती है डिमांड एंड सप्लाई की ओर। अगर बैंक की डिपॉजिट्स नहीं बढ़ रही है तो उनको अपना लेंडिंग रेट्स को बनाना होगा और कॉर्पोरेट्स के पास चॉइस नहीं होगी। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को इस राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में बैंक्स ऑलवेज अपना निम को एक्सपैंड करती है, ये हिस्ट्री बताती है जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो वो बात मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर में मैं आज भी बायर हूँ बैंकिंग में। इस नेगेटिव न्यूज के माहौल में मैं एक लॉन्ग टर्म विजन रखकर गुड क्वालिटी वेल कैपिटलाइज्ड बैंक्स को खरीदने का बहुत बढ़िया मौका आज मार्केट में है। ये मेरी बात। अब क्या ये अब कुछ कहना? हाँ, मेरा एक सवाल है। एक तो पहले तो लॉन्ग टर्म में निम के ऊपर नीचे होने से बैंक के परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक अलग क्वेश्चन है, इसको साइड में रखते हैं। निम ऊपर नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म में बैंक का काम वैसे चलता रहता है। वो एक हम लोगों को ऐसा लगता है, मार्केट वालों को। लेकिन जो आपने क्वेश्चन रखा ना, देखिए डिमांड का एक इशू है अपनी कंट्री में। अगर 80-20 डेट और इक्विटी ले रहे हैं तो जो हमारे प्रमोटर भाई वो पिछले 4 साल से नहीं ले रहे हैं, पैसा मार्केट में ला ही नहीं रहे हैं। और अगर उनको इक्विटी इतनी आसानी से रेस कर ले रहे हैं, 5-5 हज़ार करोड़ की डील क्विक विंडो में हो जा रही है, तो बैंक के पास क्यों जाएंगे सर? अभी तो कैपेक्स ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि डेट इज अ मोर टैक्स एफिशिएंट ऑप्शन टू फाइनेंस कैपेक्स, नंबर 1। क्योंकि इक्विटी में अगर आप निवेश करेंगे उस पैसे को आपको पोस्ट टैक्स ही डिविडेंड्स उठा सकते हैं प्रमोटर्स या ओनर्स ऑफ द शेयर्स, वेयरएज टैक्स कटवाने के बाद, वो इंटरेस्ट का कॉस्ट लेने के बाद, तो ऑलवेज एक प्राइवेट सेक्टर सोचिए जितना हो सके उसकी रेटिंग को बिना अफेक्ट किए हुए जितना वो बोरोइंग के थ्रू कैपेक्स को फाइनेंस करता है वही वो ट्राई करेगा, नंबर 1। नंबर 2 बात ये भी है कि एक प्रोजेक्ट में जब तक कि प्रोजेक्ट कमीशन नहीं होती, जो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है वो कैपिटलाइज होता है, कैश में पे करते हैं, मगर इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखता है, तो ईपीएस इफेक्ट नहीं होती है। सर सुनील सर, प्रॉब्लम तो यही है आपकी, और टैक्स वाला इम्प्लीकेशन ठीक है। फिनमिन भी मानती है कि डिमांड पिकअप नहीं कर रही है। प्रॉब्लम होगी कैपेक्स आए कैसे जब डिमांड नहीं दिख रही मेरे को? तो शॉर्ट टर्म में मैं प्रॉब्लम मानता हूँ, जब तक हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% पार नहीं करती प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स तेजी नहीं पकड़ेगी। जो ये शॉर्ट टर्म में ये दिक्कत है, मगर मैं कह रहा हूं कि उस दिक्कत दाम में है। मेरा क्या है कि द न्यूज इज इन द प्राइस। जब अननोन क्या है कि ये फ्यूचर ब्राइट स्टोरी अननोन है, तो आप मैं कंसिस्टेंटली इस बैड न्यूज के टाइम में और फाइनल पॉइंट मैं कहूंगा, आप ही ने इसको उठाया था कि मेरे ख्याल में डोमेस्टिक फ्लोज जो है वो मार्केट के लिए रॉक लाइक सपोर्ट है, मगर मार्केट को उठाने वाली चीज है एफआईआई का रुझान। जब एफआईआई का इंटरेस्ट इंडिया में बढ़ेगा, और उसके लिए मैंने कहा ना, यूएस की स्लो रेट कट की साइकिल और डॉलर की वीकनिंग साइकिल के कारण एफआईआई की फ्लोस इंडिया में बढ़ेंगे, तो लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स में सबसे बड़ा एलोकेशन है बैंकिंग सेक्टर का। और पैसिव फंड्स जब आते हैं उनको चॉइस नहीं है, जितना इंडेक्स में एलोकेशन है उतना बैंकिंग स्टॉक को खरीद ही डालेंगे, तो वो सपोर्ट बैंकिंग को मिलेगा। पंकज जी, आर यू इंटरेस्टेड इन बैंकिंग स्टॉक्स? नीरज जी, मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम हमारे भी काफी सारे मित्र हैं जो अच्छे बैंकर्स हैं, या जिस तरह का रुझान हम देख रहे हैं। रादर मैं कमेंट भी पढ़ रहा था प्रेस में काफी सीनियर बैंकर से कि भाई आपकी दिक्कतों का समाधान क्या है? आपके पास डिपॉजिट नहीं आ रहा, आरबीआई आपको पुश कर रही है, गवर्नमेंट आपको पुश कर रही है कि कुछ इनोवेटिव करो, डिपॉजिट रेट बढ़ाओ। तो उनका एक सिंपल सा आंसर था, वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग कि कहां पर स्टॉक मार्केट में एक सीरियस करेक्शन आए। मैं क्रैश वर्ड नहीं यूज कर रहा, कि सीरियस करेक्शन आए और वापस रुझान डिपॉजिट्स की तरफ आ जाएगा। आई थिंक दैट इज नॉट द बेस्ट केस सिनेरियो। ना ही कोई होप कर रहा है और ना ही गवर्नमेंट उस चीज के लिए प्रे कर रही है, और मेरे को ऐसा लग भी नहीं रहा अभी। और मेरे को ऐसा लग रहा
है विद ड्यू रिगार्ड्स टू माय को पैनलिस्ट कि अभी अगर हम अगले 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने की बात करें या फाइनेंशियल ईयर जो करंट वर्ष चल रहा है उसकी बात करें, मेरे को नहीं लगता कि बहुत सीरियस पॉजिटिव यू टर्न बैंकिंग सेक्टर को विज़ इक्विटी परफॉर्मेंस मिलने वाला है। डीप चैलेंजेस हैं उनको डिपॉजिट ग्रोथ के लिए। और अगर हम एक एक्सपेंशन भी देखें, आई थिंक प्राइवेट और गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन नहीं आ रही है। जिस तरह का क्रेडिट ग्रोथ आ भी रहा है तो आई थिंक वो रिटेल से आ रहा है, कंजम्पशन से आ रहा है। उसमें गवर्नमेंट और बैंक को उसमें भी चिंता है कि कहीं उसमें जाके आगे जाके एनपीएस बढ़ ना जाए। तो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि बैंकिंग सेक्टर एज सच इज अ अवॉइडेबल सेक्टर। और जिस तरह मैं कह रहा था कि मार्केट में सीरियस चर्निंग हो रही है एंड यू हैव टू बी एट द राइट प्लेसेस अगर आपको मार्केट की आउट परफॉर्मेंस चाहिए। और अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी शेयर से, फार्मास्यूटिकल शेयर से, हेल्थ केयर रिलेटेड हॉस्पिटल शेयर से या न्यू एज स्टॉक जिस तरह से उभर के आए हैं दोबारा, आई थिंक टेलीकॉम, एलआई टू टेलीकॉम, एनर्जी, आई थिंक दीज आर द काइंड ऑफ सेक्टर्स जो मेरे को लग रहा है कि परफॉर्म कर रहे हैं। और जो स्ट्रक्चर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, डिफेंस पीएसयूज, रेलवे पीएसयूज, बैंकिंग आई थिंक उसके अंदर है। मेरे को लग रहा है कि जिस तरह से फाइनेंशियल चर्निंग साइकोलॉजी चेंज हुई है 20 से 40 वर्ष के युवाओं में, आई थिंक फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसकी गवर्नमेंट बात कर रही थी वो अब आ गई है। और वो कहां पर जाके थमाव आएगा वो देखने वाली बात है। रिसेंटली डाटा आया था कि क्लोजर टू 50% एफडी जो लॉन्गर टर्म एफडीज है, इंडिविजुअल एफडीज है, वो सीनियर सिटीजन से आ रही है। सो आई थिंक एक काफी सीरियस एक डेमोग्राफिक एक साइकिक चेंजेस हुए हैं विज़ बैंक डिपॉजिट्स। और बैंक के पास अगर सीरियस डिपॉजिट्स ही नहीं है तो क्रेडिट ग्रोथ, जो क्वालिटी क्रेडिट ग्रोथ है, आसानी से देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरा मानना है कि ये चैलेंजेस अभी बरकरार है और अगले 3 से 6 महीने कम से कम आई एम नॉट सीरियसली इंटरेस्टेड इन बैंकिंग स्टॉक्स। टक्कर सर, 5 से 6% नेट ऑफ टैक्स की रिटर्न में 1 साल के लिए कौन पैसा लगाएगा आज के जमाने में? आपकी वो बात बिल्कुल जायज है। आई थिंक वही रीजन है कि जो आज का न्यू जनरेशन